नमस्कार दोस्तों। कुछ दिनों से जो विषय बहुत ही चर्चा में है वो है कि बीएसएनएल के अंदर जो ट्रांसफ़र पॉलिसी एक नया फॉर्म किया गया है, जो ड्राफ्ट ट्रांसफ़र पॉलिसी अभी है, जिसको यूनियन एसोसिएशन के साथ कंसल्टेशन के बाद फाइनलाइज कर दिया जाएगा। वो प्रीवियसली जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसको परिवर्तित करके अपने आप को स्थापित करेगा। उस ट्रांसफ़र पॉलिसी में कुछ कुछ खामियां हैं और कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है जो एम्प्लॉइज़ को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। इसी वजह से डिफरेंट एसोसिएशन और यूनियन ने मैनेजमेंट के साथ बहुत ही बार इसके बारे में डिस्कशन किया। देखिए, आज हम लोग जो वीडियो लाए हैं इसमें बीएसएनएल एम्प्लॉइज़ यूनियन ने अपना ऑफिशियल सीएचक्यू वेबसाइट में इसके बारे में टॉपिक को उठाया है और यहाँ पे बीएसएनएल एम्प्लॉइज़ यूनियन ने मैनेजमेंट के साथ इस विषय में चर्चा किया है। BSNL management has prepared a draft transfer policy. BSNL U already given its view to the management in writing. लिखित में मैनेजमेंट को अपना जो अभिमत है वो व्यक्त कर दिया गया है। BSNL has called today 3rd March to present its view in person. अभी इन पर्सन जाके आमने सामने जाके ये बात बोला गया। कॉमरेड पीओबी मुन्नू जो जीएस हैं पार्टिसिपेटेड इन द मीटिंग, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, अंशग्रहण किया मीटिंग में और प्रेजेंटेड द फॉलोइंग व्यू ऑफ बीएसएनएल एम्प्लॉइज़ यूनियन रिगार्डिंग द न्यू ट्रांसफ़र पॉलिसी। अब देखते हैं क्या क्या मुद्दे को उठाया गया है। हालांकि इस बारे में हम लोग पिछले वीडियो में भी बनाए थे, तब हम लोग भी कुछ कुछ मुद्दा उठाए थे जो एम्प्लॉय का हित का परिपंथी है। देखिए, पॉइंट नंबर 1, रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र अंडर रूल 8 फॉर ऑल द जेईज हु हैव अप्लाइड फॉर ट्रांसफ़र टू द सरप्लस सर्कल शुड इमीडिएटली बी इम्प्लीमेंटेड एज वन टाइम मेजर्स। मतलब जो रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र एप्लीकेशन किया है तो जेई लोग जो किए हैं रूल 8 का जो एप्लीकेशन, जो सरप्लस सर्कल में है, जिसको रोक के रखा गया है, उसको वन टाइम मेजर की तरह पूरा सॉल्व कर देना चाहिए ये ट्रांसफ़र पॉलिसी आने से पहले और ट्रांसफ़र पॉलिसी आने के साथ साथ। फिर इसके बाद देखा जाएगा कि क्या होगा। एक अच्छा कदम है, मैं मानता हूँ। बहुत सारे ऐसे जेईज हैं जो बीएसएनएल में कर्मरत हैं और जिसका फैमिली का बहुत ही प्रॉब्लम है, बहुत ही घर से 2000-3000 किलोमीटर दूर घर से हैं, तो लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। एक सही में अच्छा टॉपिक है और अच्छा पॉइंट उठाया गया है। दूसरा देखते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ should have posted in the same station irrespective of whether vacancies are available or not. The DOPT order on the subject should be strictly implemented. देखिए, अगर वैकेंसी वहाँ पे है कि ना है अलग बात है, मगर हस्बैंड वाइफ को एक ही जगह पे पोस्टिंग करना चाहिए। देखिए, ये बहुत ही ज़रूरी बात है। इसका दो पहलू है। एक पहलू तो ये है जो DOPT का गाइडलाइन है, वहाँ पे बोला गया है हस्बैंड और वाइफ को 40 या 50 किलोमीटर का दायरे में वो लोगों को काम करना चाहिए। ये तो DOPT का गाइडलाइन का बात हो गया। दूसरा एक बात है वो है कि देखिए, अगर कोई भी वुमन काम में मतलब सरकारी नौकरी करते हैं तो उसके वजह से अगर उनको परिवार का मतलब परिवार में वो रह नहीं सकते, हस्बैंड के साथ स्पाउस के साथ रह नहीं सकते हैं, तो आगे जाके जो हमारे जो नया पीढ़ी है तो वो सरकारी नौकरी में वुमेन कैसे जॉब मार्केट में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये भी तो सरकार को सोचना चाहिए कि एक कंपनी में सिर्फ मुनाफा ही बड़ा बात नहीं होता है। PSU कंपनी में तो कोई प्राइवेट कंपनी है नहीं, निजी कंपनी तो है नहीं। तो जो सामाजिक जो संरचना है, जो ढांचा को बनाए रखना चाहते हैं और सामाजिक जो उन्नति भी एक इसका महत्वपूर्ण मुद्दा है, तो उसमें जो
बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जो सरकार का इनिशिएटिव है, इसका ये अर्थ भी तो निकलता है कि बेटी अगर पढ़ेगा तो बेटी जॉब भी करेगा, नौकरी भी करेगा। तो बेटी अगर नौकरी करेगी तो नौकरी करने के वजह से अगर वो अपना पति के साथ नहीं रह पाएगी तो जो पति के परिवार वाले हैं तो वो लोग तो 5 बातें बोलेंगे, तो घर में तो तनाव पैदा होगा। तो ये जो सब प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम की वजह से लोग क्या बोलेंगे कि बेटी को पढ़ा लिखा के क्या फ़ायदा है, घर में तो खाना ही बनाना है। तो ये जो मानसिकता है ना, इससे अगर बाहर निकलना है तो एक पहलू भी है कि कुछ कुछ प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। जैसे कि हमारे देश में मैटरनिटी लीव दिया जाता है, चाइल्ड केयर लीव दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि वो जो औरत है, जो वुमेन है, जो महिलाएं हैं, वो पढ़ने के बाद काम करें और अर्थनैतिक तरीके से, वित्तीय तरीके से इकोनॉमिक फ्रीडम वो लोगों को मिले। तो वो देख के बहुत सारा और औरतें हैं और बच्ची का माँ बाप हैं जो चाहेंगे कि अपना बेटी को और पढ़ाए और लिखाए और आगे बढ़ाए, इससे ही समाज आगे बढ़ेगा। तो ये जो नैतिक जिम्मेवारी का बात है, इसमें ये पहलू भी है। तीसरा देखते हैं क्या पॉइंट है। नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज शुड नॉट बी ट्रांसफर आउट ऑफ वे एक्सेप्ट जेई रिक्रूटेड आफ्टर 2014। देखिए, ये जो बात है, इस बात में दो पहलू है। एक तो है नॉन एग्जीक्यूटिव को इस वे के बाहर ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए, बात सही है। और यहाँ पे जो बोला गया है जे एक्सेप्ट जेई रिक्रूटेड आफ्टर 2014, क्यों? 2014 से पहले जो जेई रिक्रूटेड हुए हैं, जो जेई हुए हैं, तो वो लोगों को क्यों ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा? 2014 से पहले जो जेई रिक्रूट हुए हैं वो लोगों में से बहुत सारा जेई तो ऑलरेडी जेटीओ बन चुके हैं। तो वो लोगों का बात तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि जेई तो एक ट्रांजिशनल कैडर है। दूसरा बात है, 2014 के बाद जो जेई रिक्रूट हुए हैं वो क्यों ओए के बाहर में ट्रांसफ़र होंगे भाई? वो लोगों को भी तो वही स्केल मिलता है जो 2014 से पहले जेई लोगों को मिलता था। अब समय से डीए बढ़ रहा है, ये सब तो बढ़ते रहेगा, वो तो हमेशा ही बढ़ते रहेगा। मगर एक कैडर में दोहराया नीति अपनाना नहीं चाहिए। जो बीएसएनएल में जो दोहराया नीति है एक ही कैडर में, वो बहुत सारा कैडर में देखने को मिलता है। जेटीओ कैडर में 3 तरीके का स्केल है। एक तो 24,000 का जेटीओ है, एक तो 20,000 का जेटीओ है, एक 18,000 का जेटीओ है, एक 16,400 का जेटीओ है। 4 किस्म का स्केल मिलता है। ये होना नहीं चाहिए। एक ही कैडर है, एक कैडर में कैसे 4 स्केल? वैसे ही एक कैडर जो जेई है, ऐसे तो होना नहीं चाहिए कि भाई 14 से पहले एक रूल, 14 से बाद में एक रूल। क्यों भाई? 14 से पहले क्या रामराज था और 14 के बाद क्या कलयुग आ गया? ऐसे तो होना नहीं चाहिए। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट बहुत ही मतलब नाइंसाफ़ी करने वाला पॉइंट है। यूनियन को ऐसे बात बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट भी यही चाहता है कि जेई लोगों से जितना ज़्यादा हो सके काम लिया जाए। भाई जेई भी एक एम्प्लॉय है दूसरा कैडर की तरह। वो इंजीनियरिंग पढ़ के आया है, वो पढ़ लिख के आया है, तो ये तो उसका गुनाह नहीं है। और बाकी नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर्स को जो सैलरी दिया जाता है, स्केल दिया जाता है और जो फैसिलिटी दिया जाता है, जेई को इससे ज़्यादा तो फैसिलिटी नहीं दिया जाता है। तो अगर आपको ये जो पॉइंट है ना कि जेई रिक्रूटेड आफ्टर 2014, उसको आप ओए के बाहर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये अगर बात बोलना है तो ये भी बात बोलिए ना कि 2014 के बाद में जो जेई रिक्रूट हुआ है उसको मोबाइल रिम्बर्समेंट की कर दीजिए, बाकी नॉन एग्जीक्यूटिव का मत कीजिए। ऐसे तो आप नहीं बोले हैं। ये तो बहुत ही मतलब निंदनीय बात है। ऐसा बात यूनियन को करना नहीं चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप लोग दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, क्योंकि जेई लोगों का जो भी बात है, मैं जितना भी इंटरेक्ट करता हूँ, मेरे को तो ऐसे ही फीडबैक मिलता है, इसीलिए मैं इस मुद्दे को उठाया। देखिए पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। बीएसएनएल यू डिमांडेड कंप्लीट रिमूवल ऑफ पैरा 3
of the draft of BSNL transfer policy, which says the management has right to transfer or not to transfer employees from one post to another post, from one location to another location. हाँ, ये तो एक बात है, ये तो एक भेटो की तरह हो गया ना। जैसे यूनाइटेड नेशंस में क्या होता है, कोई भी आप रेजोल्यूशन लाइए, 5 जो परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल में हैं वो लोगों के पास भेटो होता है। तो कोई भी आप रेजोल्यूशन लाइए तो भेटो कर देगा, तो रेजोल्यूशन पास ही नहीं होगा। तो ये तो मैनेजमेंट के पास तो एक हाई हैंडेडनेस हो गया ना, कि मैनेजमेंट अगर चाहेगा तो कोई भी ट्रांसफ़र, अगर वो मुलाजिम अगर सही में होगा वो ट्रांसफ़र मिलने के लिए, तो उसको ट्रांसफ़र नहीं कर दिया जाएगा। अगर किसी का मन चाहेगा तो ट्रांसफ़र कर देंगे। ये तो होना नहीं चाहिए, एक रूल होना चाहिए, नहीं तो एक एनार्की पैदा होगा। पांचवी बात क्या है, जो पांचवा पॉइंट है, इट इज़ डिमांडेड दैट द रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र ऑफ एम्प्लॉइज शुड बी एंटरटेन्ड ऑन कॉम्प्लीशन ऑफ 2 years, नॉट आफ्टर 3 years। हाँ, ये तो बात सही है, 3 years की जगह 2 years होना चाहिए। छठवा पॉइंट क्या है, एम्प्लॉइज विथ स्पेसिफाइड डिजेबिलिटी शुड बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ट्रांसफ़र और रोटेशनल ट्रांसफ़र। हाँ, ये भी बात है, ये भी बहुत है। जो दिव्यांग जन हैं उनका जो ट्रांसफ़र है, उनका जो रोटेशनल ट्रांसफ़र है, उससे वो लोगों को मुक्ति देना चाहिए। क्योंकि देखिए, जो भी फिज़िकली डिजेबल्ड है उनको भी समाज का मूल स्रोत से जोड़ना ये सरकार का जिम्मेवारी है। जो मैंने फिज़िकल जो डिजेबिलिटी जो एक्ट है उसमें भी इसी तरीके का बात लिखा गया है, और मानविकता से अगर विचार करेंगे फिर भी ये है। और चौथा बात है कि आपको जो लोकेशन है, एक आम आदमी अगर एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन जाता है, शिफ्ट करना और नया जगह पे अपने आप को ढाल लेना, ये एक फिज़िकली डिजेबल्ड पर्सन के लिए उतना आसान नहीं होता है। बहुत सारा बैगेजेस होता है, बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है, ये बात तो है। आठवां पॉइंट देखते हैं, इवन द पोस्ट बेस्ड प्रमोशन नॉन एग्जीक्यूटिव शुड नॉट बी ट्रांसफर आउट ऑफ वे ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वेज। हाँ, बात तो है, पिछले बात का ही जो एक अनुरणन है वो सुनाई दिया जा रहा है। इस पॉइंट को पहले भी बोला गया है। नौवां पॉइंट क्या है कि नॉन एग्जीक्यूटिव शुड बी मेड एलिजिबल फॉर टेम्पोररी ट्रांसफ़र ऑन completion of 2 years. The duration of temporary transfer should be extended up to 5 years. देखिए, 2 साल के बाद ही जो टेम्पोररी ट्रांसफ़र है, जिसको हम लोग रूल 9 बोलते हैं, ट्रांसफ़र ऑन डेपुटेशन बेसिस, तो उसको 2 साल कम 2 साल हो जाने के, नौकरी हो जाने के बाद ही वो कर सकता है। ये नियम करना चाहिए, हालांकि जो 5 साल है और रूल 8 की तरह। और जो ड्यूरेशन ऑफ टेम्पोररी ट्रांसफ़र वो कितने साल के लिए, 1 साल के लिए होता है। आप 1 साल में जाइए, फिर आपको आना पड़ेगा। तो जो 5, इसको बढ़ा के 5 साल करना चाहिए। तो आप 1 साल में जाके क्या करेंगे? किसी का अगर बच्चा पढ़ाई लिखाई का कोई ज़रूरत है तो कम से कम 4 साल 5 साल दीजिएगा, तब ना वो जाके अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा एम्प्लॉई। 1 साल में जाएंगे, 1 साल में वो क्या कर पाएगा? तो ट्रांसफ़र का जो पर्पज़ है एम्प्लॉई का तरफ से, एम्प्लॉई का पॉइंट ऑफ व्यू के तरफ से जो प्रॉब्लम है वो पर्पज़ तो सॉल्व नहीं हो रहा है, तो ये होना चाहिए। और 10वां जो पॉइंट है, न्यू ट्रांसफ़र पॉलिसी शुड बी रिव्यूड इन कंसल्टेशन विद रिकॉग्नाइज्ड यूनियन एसोसिएशन आफ्टर 1 year। तो ये जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है, जैसे ये ट्रांसफ़र का संविधान है, तो संविधान भी जैसे एक डायनामिक चीज़ होता है, तो इसका अमेंडमेंट होता है, इसके ऊपर हमेशा चर्चा चलता है। ट्रांसफ़र पॉलिसी को भी ऐसे डायनामिक होना चाहिए। एक बार बना दिए और उसको पहाड़ की तरह रख दिए और वो हिमालय को कोई लांघ नहीं सकता है, ऐसा होना नहीं चाहिए। इसको भी समय समय में इसके ऊपर चर्चा होना चाहिए, और जो समय का मांग है उस हिसाब से परिवर्तन होना चाहिए। और वो होना चाहिए कैसे? यूनियन एसोसिएशन जो भी स्टेक होल्डर है सबके साथ बात करके, मिलजुल के, कंसल्टेशन से, सहमति से। ये बहुत ही अच्छा सुझाव है।
चलिए दोस्तों, ये तो हम लोग जो रिप्रेजेंटेशन है बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ यूनियन का इन पर्सन रिप्रेजेंटेशन हुआ है अभिमन्यु जी किए हैं, उसके बारे में बताएं जो भी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट से मिला। मगर मैं तो यही उम्मीद करूंगा दोस्तों, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, इस मुद्दे को ज़रूर हाईलाइट कीजिए कि जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है, अगर नॉन एग्जीक्यूटिव का जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है वो जैसा है, तो जेई जो रिक्रूटेड आफ्टर 2014 है वो लोगों के लिए इसका कुछ परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि नॉन एग्जीक्यूटिव शुड बी ट्रीटेड एज नॉन एग्जीक्यूटिव। जो जेई है कि एडीटी है कि वो ऑफिस सुपरिटेंडेंट है कि सीनियर टवा है, इससे क्या मतलब है? इससे मतलब तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि हर कोई तो कोई ना कोई नॉन एग्जीक्यूटिव यूनियन के साथ जुड़ा हुआ है, एसोसिएशन के साथ जुड़ा हुआ है, और सबका साथ में लेके चल के ही आज यूनियन एक जगह पे है। तो यूनियन जो आगे जाके जो भी मेंबरशिप वेरिफिकेशन होगा उसमें भी जो जेई कैडर से वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले हैं, ये चीज़ को भी सोचना चाहिए। और दोस्तों, आप लोगों का अगर कुछ डिमांड है ट्रांसफ़र पॉलिसी में सुधार को लेके, तो ये चीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि यही जो चीज़ है यही चीज़ लेके हम लोग बात करेंगे। जो एम्प्लॉयज़ यूनियन का जो जीएस है उसके साथ बात करेंगे और उनको हम लोग यही चीज़ को फॉरवर्ड करेंगे, वो भी देखेंगे। ऐसे हम लोग दवा बनाएंगे दोस्तों, तब जाके हम लोगों का जो मुद्दा है वो मुद्दा कुछ सॉल्व होने का तरफ जाएगा। पर्टिकुलरली मैं जेई लोगों से अपील करूंगा कि आप लोग आके ज़रूर कमेंट कीजिए, और कौन सा पॉइंट आप लोगों को अच्छा नहीं लगता और कौन सा पॉइंट और ऐड होना चाहिए इसके साथ, वो आप लोग ज़रूर बताइए, जैसे कि हम लोग उस चीज़ को एम्प्लॉयज़ यूनियन का जो नेतृत्व है, जो भी लीडरशिप है, वो लोगों के साथ शेयर कर सके और वो मुद्दा, वो डिमांड हम लोग उठा सके। तो दोस्तों, इस न्यूज़ में बस इतना ही था। मेरा जो चैनल है ये जो सब वीडियो बनाने के लिए बहुत सारा रिसोर्स और बहुत सारा मेहनत लगता है, तो दोस्तों मेरे को सपोर्ट कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके। नमस्कार।